हेलो एवरीवन। तो आज बजट 2025-26 को देखेंगे, जो 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। वैसे बजट को नॉर्मल टर्म में इसका यूज करते हैं, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके इसका उपयोग किया गया है, जिसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, एवं अनुच्छेद 112 में है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 8वीं लगातार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 1 घंटे 14 मिनट का स्पीच दी थी, भाषण दिया था। वही लगातार और सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री जी हैं मोरारजी देसाई जी। वही दूसरे स्थान पे हैं पी चिदम्बरम जी। वही सबसे लंबा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 2020 में 2 घंटे 40 मिनट का स्पीच दिया था। सरकार उम्मीद कर रही है 34.96 लाख करोड़ रुपए कमाने की। वही खर्च का प्रावधान किया गया है 50.65 लाख करोड़ रुपए, जो कि बजट है। राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट 4.4% ऑफ जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का, जो कि पिछली बार 2024-25 में ये 4.9% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। वैसे ये 4.0 से भी कम रहना चाहिए फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। टैक्स से आने वाले आमदनी सरकार को 28.37 लाख करोड़ रुपए का है। यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यय किया जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम का। डिफेंस पे खर्च किया जा रहा है 4,91,732 लाख करोड़ रुपए। वही रूरल डेवलपमेंट पे खर्च किया जा रहा है 2,66,817 लाख करोड़ रुपए। वही होम अफेयर्स पे 2,33,211 लाख करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ पे 1,71,437 लाख करोड़ रुपए। एजुकेशन पे 1,28,650 लाख करोड़ रुपए। वही हेल्थ पे देख लीजिए कि 98,311 लाख करोड़ रुपए। अर्बन डेवलपमेंट पे देख लीजिए 96,777 लाख करोड़ रुपए। आईटी एंड टेलीकॉम पे 95,298 लाख करोड़ रुपए। एनर्जी पे 81,174 लाख करोड़ रुपए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 65,553 लाख करोड़ रुपए। सोशल वेलफेयर पे 60,052 लाख करोड़ रुपए। और वही सबसे कम साइंटिफिक डिपार्टमेंट पे 55,679 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब देखने का प्रयास करते हैं कि पैसा आखिर आता कहाँ से है, कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है। तो यहाँ पे मेजर पॉइंट देखने का प्रयास करते हैं। सरकार जो ऋण लेती है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे 24%, इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 18% एंड कॉरपोरेशन टैक्स से 17%। कॉरपोरेशन टैक्स उसको बोलते हैं जो बिजनेस हाउसेस को भरना रहता है। अब ये भी देखना होगा कि रुपया जाता कहाँ है, तो इसका भी देखते हैं मेजर पॉइंट्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 16%, डिफेंस पे 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 8%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, क्योंकि राज्य को भी देना रहता है टैक्स, तो 22%। इंटरेस्ट पेमेंट, जो सरकार ऋण ली हुई रहती है उसको 20% अदा करती है, देती है। और फाइनेंस कमीशन को भी 8% यहाँ पे देना रहता है, एवं अदर एक्सपेंडिचर में भी 8% खर्च होता है। अब यहाँ पे देखेंगे राजकोषीय घाटा आखिर होता क्या है। फिजिकल डिफिसिट, तो सरकार जो बोरोइंग करती है, जो कर्ज लेती है, उसी को बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से घटा देंगे ना, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व व्यय में से राजस्व इनकम घटा देंगे, तो आपका राजस्व घाटा आ जाएगा। यहाँ पे प्राथमिक घाटा, तो राजकोषीय घाटा में से घटा देंगे ना इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट ब्याज चुकता करता है, वो घटाने के बाद आपको आ जाएगा प्राथमिक घाटा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रभावी राजस्व घाटा, तो अगर केंद्रीय सरकार ग्रांट्स देती है यानी ऋण देती है, वृत्ति देती है राज्य सरकार को,
और वो राशि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है और उससे वो इनकम कमाती है। तो जो ग्रांट्स लेती है उनमें से जो इनकम कमाती है वो घटा देंगे ना, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। तो इस प्रकार आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कि आपका ये बजट का कंपोनेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू, राजस्व और कैपिटल यानी पूंजीगत। तो रेवेन्यू भी दो तरह के होते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। जो सरकार की इनकम होती है और एक्सपेंडिचर यानी जो व्यय होता है। तो रिसिप्ट भी दो तरह का होता है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में आपका हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स आपका हो जाएगा वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, यहाँ पे गिफ्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स। वही इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व की इनकम में नॉन टैक्स में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, ब्याज। वही रेवेन्यू का ही भाग है एक्सपेंडिचर। इसमें देख सकते हैं व्यय, सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है कैपिटल यानी पूंजीगत व्यय, इसको देखेंगे तो इसमें भी आ जाएगा रिसिप्ट जो कि सरकार की आमदनी होती है, इनकम होती है, और यहाँ पे भी खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, व्यय। तो रिसिप्ट में आपका आ जाएगा डिज इन्वेस्टमेंट यानी लोन, और एक्सपेंडिचर में आ जाएगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो डेवलप किया जाता है, और दूसरा लोन। लोन या तो जो लिए हुए रहते हैं उसको चुकता करना पड़ता है, देना पड़ता है, या किसी दूसरे राज्य को आप किसी दूसरे राज्य को लोन दे सकते हैं। और एसेट की बात करते हैं, संपत्ति में वृद्धि भी हो सकती है, और लायबिलिटीज जो कि ऋण से आप भरे रह सकते हैं, यानी ऋण कर्ज में दबे हुए रह सकते हैं। तो यहाँ पे एसेट प्लस में हो सकता है, यानी संपत्ति बढ़ेगी तो लायबिलिटीज घटेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बजट 2025-26 में बड़ी घोषणा है। 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 करोड़ आयकरदाताओं को इसको सीधा लाभ मिलेगा। टैक्स प्रणाली में बदलाव के लिए वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। 5 विश्वस्तरीय कौशल केंद्र बनाए जाएंगे जिनकी विदेश के साथ भागीदारी होगी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। वही उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। इस योजना के तहत 120 नए स्थल जोड़े जाएंगे। योजना में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। जन विश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को मोदी सरकार खत्म करेगी। बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अब 2 प्रॉपर्टी होने पर आयकरदाता को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट केवल 1 प्रॉपर्टी तक ही सीमित थी। TDS पेमेंट में देरी को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी समय पर TDS जमा नहीं कर पाती है, लेकिन तय तारीख तक उसका विवरण दाखिल कर देती है, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी TCS के नियमों में भी यह बदलाव किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME का निवेश टर्नओवर लिमिट क्रमशः 2.5 गुना और दोगुना किया गया है। सरकार के इस कदम से MSME को ज़्यादा कर्ज मिल सकेगा, वे कारोबार विस्तार कर सकेंगे, और योजना का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना। तो ये 10 बड़ी घोषणाएँ थी सरकार की। यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.2% उम्मीद जताया जा रहा है भारत के सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर। वही 8.4% उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 में। वही 1647.65 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड खरीफ खाद्यान्न उत्पादन होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.8% वृद्धि की उम्मीद है कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष इसी साल 2025 में। यहाँ पे $6.3 ट्रिलियन की हो जाएगी GDP 2030 तक। देखिए पैराग्राफ किस तरह से ये बढ़ रहा है। 2030 तक ये कयास लगाया जा रहा है।
अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता यानी 209.6 गीगावाट कुल क्षमता लक्ष्य रखा गया है, जो कि जैव ऊर्जा से 11.3 गीगावाट, जल विद्युत से 52.1 गीगावाट, वही पवन ऊर्जा से 48.2 गीगावाट, वही सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा से ये ऊर्जा स्थापित की जाएगी 97.8 गीगावाट। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 करोड़ से अधिक किसान परिवार भारत में मौजूदा समय में हैं। 15% का योगदान दे रहा है कृषि क्षेत्र का जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में। 100 से अधिक देशों को खाद्य उत्पाद निर्यात करता है भारत। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2.77 का ये इंक्रीमेंट है 4.821 लाख करोड़ से 50.65 लाख करोड़ रुपए। 31% हिस्सा है मध्य वर्ग का देश की आबादी का। वही 7.5 करोड़ लोग जुड़ आएंगे 2030 तक मध्यम वर्ग में। वही 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी 2046-47 तक मध्य वर्ग की आबादी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मैंने बताया था अभी तुरंत वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है, किस पे कितना ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.2% रहने का अनुमान है औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में वित्त वर्ष 2025 में। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या जो कि 2023 में 2018 से 22 में, उसके बाद 23 में 10 थी, उसके बाद 2024 में 51 थी और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 में ये 68 कर दी गई है। वही वंदे भारत कोच का उत्पादन जो कि 2018 से 22 में ये 32 था, 2023 में 216 हो गया, 24 में 672 हो गया और जाके अब 900 का टारगेट रखा गया है वंदे भारत कोच का। यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस जीडीपी का प्रतिशत जो कि भारत बनाम चुनिंदा देश। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कि भारत की स्थिति कोई सही नहीं है, कुछ सही नहीं है, माइनस में ही है। आखिर करंट अकाउंट बैलेंस होता क्या है? तो करेंट बैलेंस जो कि एक देश का दूसरे देशों के साथ सभी कारोबारों का रिकॉर्ड होता है। वही सरप्लस अकाउंट बैलेंस बताता है कि देश बाकी दुनिया से जितना ले रहा है उससे ज़्यादा दे रहा है। वही घाटा बताता है कि देश बाकी दुनिया से जितना ले रहा है उससे कम दे रहा है। फिर से देख सकते हैं आप लोग राजस्व प्राप्तियाँ, कर राजस्व, कर भूमि राजस्व, पूंजी प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियाँ, उधार एवं अन्य देयताएँ, कुल प्राप्तियाँ। उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि 15% का योगदान दे रहा है कृषि क्षेत्र का जीडीपी में। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेगा फंड। देखिए पैराग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है 2025-26 में। यहाँ पे टैक्स रिजीम है जो मैं आपको बताऊंगा अभी तुरंत। उसके बाद टीडीएस की बात हो रही थी ना, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेशी भेजी गई रकम पर नहीं लगेगा टीडीएस, यही टीडीएस है। आयकर के साथ सरकार ने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस व टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नियमों में बदलाव कर भी राहत दी है। टेक्निकल या प्रोफेशन फीस, कमीशन, ब्रोकरेज किराए, विदेशी भेजी गई रकम पर टीडीएस व टीसीएस कटौती की सीमा बढ़ा दी गई है। लोन लेकर विदेश में बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजी गई रकम पर अब टीडीएस नहीं कटेगा या टीसीएस नहीं कटेगा। अन्य मध्य में 10 लाख तक विदेश भेजने वाली रकम पर भी टीसीएस नहीं कटेगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि बजट में ऐसा क्या कौन कौन सी वस्तुएं महंगा और सस्ती हुई है। तो स्मार्ट मीटर महंगा, सोलर सेल, आयातित जूते, आयातित मोमबत्तियाँ, आयातित याट व अन्य नौकाएँ, पीवीसी फ्लैक्स फिल्म्स, पीवीसी फ्लैक्स शीट्स, पीवीसी फ्लैक्स बैनर, कुछ आयातित बुने कपड़े, पूर्णतः आयातित टच स्क्रीन फ्लैट पैनल डिस्प्ले और टीवी, जो कि ये वस्तुएं महंगा हुई है पहले की अपेक्षा। और इनकी जो वस्तुएं दिखा रहा है ये इनकी कीमतें कम हुई है। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की आयातित जीवन रक्षक दवाई 40,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक कीमत की या 3,000 सीसी इंजन वाली आयातित कारें, 1,600 सीसी तक इंजन क्षमता वाली
पूरी तरह से बनकर आई आयतित मोटरसाइकिलें सेमी नॉक्ड डाउन यानी एसकेडी श्रेणी में 1600 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें। इन मोटरसाइकिलों के पार्ट से बाहर से आते हैं और असेंबल यहाँ बनती है। वही सीबीयू श्रेणी में 1600 सीसी या इससे अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें 10 या उससे अधिक लोगों ने बैठने के लिए क्षमता वाली आयतित परिवहन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के पार्ट, खाद्य व पेय उद्योगों में उपयोग होने वाले सिंथेटिक एसेंस और मिश्रण, गहने सोने चांदी के बर्तन और उच्च गुणवत्ता के इंटरनेट स्विच ये सस्ते हुए हैं। आखिर बिहार को मिला क्या है? उससे पहले जो रिजिम इस बार लाई गई है, यहाँ पे 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स दायरे से किया गया बाहर। तो मैं आपको लाना चाहूँगा इस पे। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स लगेगा, आपको टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि आपकी आय 13 लाख रुपए हैं तो उसे 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी घटेगा, और उसकी कर योग्य आय जो कि 12.25 लाख रुपए हो जाएंगी, यानी 12,25,000 रुपये। अब मैं आपको समझाता हूँ कि 4 लाख तक रुपए आय 0 रुपये हो जाएंगे, और 4 लाख से 8 लाख रुपए पर आय आपको 5% देना पड़ेगा, यानी 4 लाख का 5% 20,000 रुपये। आपने कर स्लैब देखा होगा, देखिए यहाँ पे 0 से 4 लाख पे 0%, वही 4 से 8 लाख पे 5% का कर देना पड़ेगा, वही 8 से 12 लाख पे 10% टैक्स देना होगा, वही 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 लाख रुपए पर 20%, वही 20 से 24 लाख पे 25% और 24 लाख से अधिक पे 30%। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 लाख पे आपको 0 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, वही 4 से 8 लाख रुपए पर आपको 5% देना पड़ेगा, यानी 4 लाख का 5% 20,000 रुपये। वही 8 से 12 लाख पे कितना परसेंट था? 10% था, तो 10% तो 5 का दुगना 10%, उसी तरह से 8 से 12 पे यानी 20 का दुगना 40, तो 40,000 रुपये, 20,000 40,000। उसके बाद आपको तो यहाँ पे 12 लाख तक हो गया, उसके बाद 12.25 था यानी 25,000 रुपये, तो 25,000 का आप 15% निकालेंगे, जो कि 15% देख लीजिए 12 से 16 में होगा, 15% देना पड़ेगा आपको। तो आप लोग देख सकते हैं कि 15% पे तो 25,000 का 15% कितना होगा? 3750 रुपये। तो इस प्रकार आपका 20,000, 40,000 और 3750 रुपये, यानी कुल आपको देना पड़ेगा 63,750 रुपये, आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपए हैं, यानी आपका ये 12,25,000 का ये टैक्स लग रहा है, 63,750 रुपये। तो मैं यही बता देना चाहता था। और यहाँ पे बिहार को आखिर मिला क्या है? तो बिहार को मिथिला मखाना संघ बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड का हुआ है गठन एवं पटना हवाई अड्डे का भी होगा विस्तार। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय मदद मिलेगी एवं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। उसके बाद NIFTM की होगी स्थापना और IIT पटना का भी होगा विस्तार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो निर्मला सीतारमण ने साड़ी जो पहन रखी है, वो साड़ी एक बिहार की मधुबनी की रहने वाली दुलारी देवी ने इनको भेंट की थी, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। इन्होंने ये भेंट किया था निर्मला सीतारमण को। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान। इसके अलावा कई योजनाओं का अप्रत्यक्ष लाभ बिहार को मिलेगा। बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह खोला, बड़े आर्थिक सुधारों पर जज्बा दिखाने से परहेज। तो यहाँ पे आप लोग भली बात ही देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कि संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर व विकसित भारत के लिए निर्माण का बजट। ग्रामीण विकास के लिए 1,88,754.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। बोल रहे हैं कि चौहान ने कि ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए आवास के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है। 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाना है, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा बन चुकी है।
इसे आगे बढ़ाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो आजीविका के तहत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बजट में अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा के साथ बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, कुल कामगार के साथ सार्थक रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी को विकसित भारत के लिए अहम बताया गया है। इसके लिए सभी जिला अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सुविधा, मेडिकल कॉलेजों और IIT में सीटें बढ़ाने की और अटल टिंकरिंग लैब, सरकारी स्कूलों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा भी की गई है। और यहाँ पे देखते हैं कि ऊर्जा पर फोकस किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए से बनेगा परमाणु ऊर्जा मिशन। 5 छोटे रिएक्टर आधारित जो कि संयंत्र जो 2033 तक स्थापित किए जाएंगे। वही 2047 तक परमाणु ऊर्जा से 1 लाख मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 8300 8,300 मेगावाट बिजली बनती है परमाणु ऊर्जा से फिलहाल भारत में, और 2031-32 तक रखा गया है इसका टारगेट 15,300 मेगावाट करने का लक्ष्य भी रखा गया है। वही क्रिटिकल खनिज आयात शुल्क मुक्त किया गया है, जो कि पिछले बजट में 25 क्रिटिकल मिनरल्स के आयात को शुल्क मुक्त बनाया था। इस बार देख सकते हैं कि 2030-31 तक कर्ज अनुपात को GDP के 51% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। वही 42.70 लाख करोड़ कुल टैक्स राजस्व आगामी वित्त वर्ष में रह सकता है। 51% चालू वित्त वर्ष में कर्ज का अनुपात रहने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। वही यहाँ पे अर्थशास्त्री ने बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2026 में विकास दर 6.8% या उससे कम करने की उम्मीद है। वही राजकोषीय घाटा 4.4 रहने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बजट में सरकार ने बिहार के लिए खोला पिटारा, जो कि हर वर्ग को मिलेगा लाभ। 7 बड़ी घोषणा केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई सुधार के लिए मखाना बोर्ड का गठन। 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई का विस्तार होगा। कोसी नहर परियोजना के उद्धार से किसानों को होगा लाभ। राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा। वर्तमान में बिहार के हवाई अड्डों को यात्रियों के भारी बदलाव का सामना करना पड़ता है। राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा से विकास को पंख भी लगेगा। यह बिहेटा और पटना एयरपोर्ट से अलग होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण पूरी तरह नए स्थान पर किया जाता है, जहां पहले से कोई ढांचा मौजूद नहीं रहता है। बजट में वित्त मंत्री ने पहला एयरपोर्ट के विस्तार का भी वादा किया है। घोषणाओं के धरातल पर उतरने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि खेलो इंडिया के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2024-25 में के बजट में 800 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। वही 2025-26 में ये 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वही रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 200 वंदे भारत ट्रेनों को निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। 17,500 सामान्य कोचों और 100 अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण की भी स्वीकृति दे दी गई है। वही 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार ट्रेन बनाई जाएंगी। 31 मार्च 2025 तक 1.6 बिलियन टन माल ढुलाई का हासिल होगा लक्ष्य। चीन के बाद होगा दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत। 2025-26 में 2,000 सामान्य कोचों का निर्माण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। वही 100% विद्युतीकरण हासिल होगा इस रेलवे के वित्त वर्ष के अंत तक। वही 17,500 जनरल कोच बनेंगे। आने वाले वर्षों में 1,000 नए फ्लाईओवर भी बनेंगे। वही 1.14 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पे। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग कि सामरिक चुनौतियों के बीच रक्षा बजट में स्थिरता की राह पर सरकार। 9.53 वृद्धि के साथ 6,81,210 करोड़ का आवंटन भी बजट में रखा गया है। 8,000 करोड़ का इजाफा लड़ाकू विमानों हथियारों आधुनिकीकरण के लिए बजट। राशि का आवंटन पेंशन के वेतन के लिए खर्च में सबसे अधिक 45%। यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र ने नक्सली समस्या को खत्म करने के लिए मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2024-25 के बजट में इस मद में 2,463.62 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जो कि इस बार
3,481.27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वही CBI को मिले 1,071 करोड़ रुपए, जो पहले से 84.12 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वही चीज़ है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 3481.27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं नक्सली क्षेत्र में। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बजट में 372 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इस बार के बजट में अंतरिक्ष विभाग के लिए 13,415.20 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई है, जबकि पिछली बार 13,042.75 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, आवंटित किए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है शिक्षा मंत्रालय ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी 4AI की स्थापना के लिए। वही 30 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर खुलने की घोषणा पिछले बजट में हुई थी। 6100 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का। यहाँ पे देख सकते हैं कि 42 महिला उद्यमी संचालित कर रही है अपनी इकाई, नए प्राविधान से और बढ़ेंगी संभावनाएं। पहली बार महिलाओं के लिए सस्ते लोन का होगा प्रावधान और लेदर क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहा है मुजफ्फरपुर। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर का लेदर क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। वही इसका बाजार भी बढ़ेगा। दूसरी ओर 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात भी की गई है। जिले में गरीब स्थान मंदिर, चामुंडा स्थान, खगेश्वर मंदिर, मनिका मन आदि को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने की संभावना है। इससे क्षेत्र में आधारभूत संरचना को विकास होगा तो रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। आपका ये हवाई अड्डा से संबंधित बड़ी सौगात है। उसके बाद देख सकते हैं कि अर्बन चैलेंज फंड से रिवर फ्रंट योजना को मिलेगी ताकत। इसके तहत 25% तक विश्वसनीय योजनाओं के वित्त पोषण के लिए खर्च की जाएगी। इसके लिए वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे बूढ़ी गंडक नदी के किनारे रिवर फ्रंट विकास एवं एलिवेटेड रोड के निर्माण योजना को बल मिलेगा। इस कोष से योजना के लिए राशि मिल सकती है। नगर निगम ने 734 करोड़ रुपए की इस योजना का प्रस्ताव सरकार को भेज चुकी है। वही शहर में चल रही स्मार्ट सिटी योजनाओं को लिए अतिरिक्त राशि से मिल सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक चौधरी का बयान है, कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण से किसान होंगे लाभान्वित, विजय चौधरी जी ने बोले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट में मिथिला की पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने इस पहल को स्वागत करते हुए कहा है कि महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना से मधुबनी जिले के 20 और दरभंगा जिले के 16 प्रखंडों के किसान लाभान्वित होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार को झोली भर सकती है सौगात, सुपर स्पीड में होगा विकास। श्यामला चौधरी का बयान है, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बजट की खास बातें, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना की वित्तीय सहायता मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों के लिए लाभदायक होगी। राज्य के किसान इस पहल के लिए भारत सरकार के आभारी हैं। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा, बिहार अपने जैव विविधता तथा युवा बल के लिए जाना जाता है। इसमें पूर्वोदय के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन की स्थापना से बिहार को मदद मिलेगा। इस संस्थान की स्थापना के लिए किसानों के उत्पादों में मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथ ही युवाओं के कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। उच्च शिक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा। उसमें उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना छात्रावास एवं अन्य अवसंरचना संबंधी तथा क्षमतावर्धन एवं प्रशंसनीय पहल है। आंगनबाड़ी और पोषण में भी सुधार, बिहार की आधी आबादी महिला एवं बच्चों की है तथा 13 आकांक्षी जिले हैं, इसलिए यह सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का विशेष महत्व है। कृषि सवर्ती
क्षेत्र में ऋण उपलब्धता। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा बिहार के लाखों किसान बंधुओं, मछुआरों और डेयरी किसानों को ऋण की सुविधा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जो किसानों तथा मछुआरों बंधुओं के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,43,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर हिस्सेदारी मिलेगी। 14,000 करोड़ रुपये लगभग अधिक चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में। 15,000 करोड़ का ऋण मिलेगा ब्याज मुक्त योजना के तहत बिहार को। यहाँ पर भी मिलेगा, युवाओं को मिलेगा क्षमता दिखाने का मौका। किसी भी देश के आर्थिक विकास में युवा श्रम अहम भूमिका निभाती है। देश में शोध विकास का मजबूत इको सिस्टम तैयार करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का भी मौका मिलेगा। AI के इस्तेमाल में कुशल एवं रोजगार के नए अवसरों का लाभ मिलेंगे एवं इससे आर्थिक तरक्की को मजबूती भी मिलेगी। तो कैसा लगा हमारा यह प्रयास? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।